अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है और ये है मई जून 2015 P22 का सवाल है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। Khalid owns a wholesale business selling electrical goods. He does not keep proper books of account but is able to provide the following information. भाई मैंने आपको बताया था या सवाल में अगर लिखा डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग जैसे इस सेंटेंस में या शुरू में इनिशियली लिखा हुआ है तो समझ जाना भाईजान किसका सवाल है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल है। ठीक है, और इसी तरह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के सवाल के अंदर आपको दो चीज़ें देगा। आपको क्या दे देगा? बैलेंसेस दे देगा, और आपको क्या चीज़ दे देगा? बैंक अकाउंट बना के दे देगा। ठीक है जी, ऐसे ही ये बैंक अकाउंट बना के दे देगा। जैसे ये बैलेंसेस दे दिए, इसी तरह क्या दे देगा? एक बैंक अकाउंट दे देगा। ये इनिशियली मैंने बातें बताई थी कि सवाल में इस तरीके से दो चीज़ आपको बता देगा। ठीक है जी, अभी मैं अपने बैंक बैलेंसेस में देखूँ, साल के शुरू में मोटर व्हीकल दे दी, उसकी प्रोविजन, फिक्सर फिटिंग उसकी प्रोविजन, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, प्री पेमेंट ऑफ 2 मंथ्स प्रॉपर्टी रेंटल, 2 महीने का जो रेंट था उसने साल के शुरू में क्या कर दिया था? प्रीपे कर दिया था। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड, और उसने साथ में हमें क्या चीज़ दे दी भाई? कैश इन हैंड दे दिया। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें उसने हमारे को दे दी काम की। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बैंक बैलेंस देखें, बैंक बैलेंस का मैंने हमेशा एक बात बताई कि इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस देख लिया करें कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों बताता हूँ ये बातें? क्योंकि भाई उसका ओपनिंग बैलेंस या तो एसेट लायबिलिटी हो सकता है और इसी तरह उसका क्लोजिंग बैलेंस एसेट या लायबिलिटी हो सकता है। क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में वो चीज़ बच्चा लिखना भूल जाता है, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बच्चों को बताता हूँ कि भाई पहले से अपने पास इस चीज़ को क्या कर लिया करें? मेंशन कर लिया करें। ठीक है, इसी तरह जैसे अगर मैं अभी देखूँ अपने सवाल के अंदर, इसका बैलेंस डेबिट साइड पे तो अभी फिलहाल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये करंट एसेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह अगर क्लोजिंग बैलेंस सवाल में नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस सवाल में दिया हुआ तो मैं देख सकता हूँ डेबिट साइड पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि अभी फिलहाल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट लायबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, मैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस देख के बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट फिलहाल कर रहा है। ठीक है जी, अच्छा, सबसे पहली चीज़, या अभी हम बैंक अकाउंट देखें तो भाई डेबिट साइड पे देख सकते हो कहाँ कहाँ से पैसा आया, और क्रेडिट साइड पे मैं देख सकता हूँ कहाँ कहाँ पे पैसा मेरा चला गया। ठीक है जी, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई जी, बैंक में पैसा आया और बैंक से पैसा गया, बैंक अकाउंट यही रिप्रेजेंट करता है। तो भाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बता दी मैंने? इंपॉर्टेंट बातें मैंने ये बता दी कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको यह सवाल किस तरीके से आएगा? आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे देगा और क्लोजिंग बैलेंसेस, और साथ में दूसरी चीज़ क्या देगा सवाल की? सवाल का आपको बैंक अकाउंट बना के देगा। और जब आप लोग बैंक अकाउंट पे आएंगे, बैंक अकाउंट का अपने ओपनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट करना है, मेंशन करना है क्या बता रहा है आपको, और क्लोजिंग बैलेंस बताना है जी आपको फिलहाल क्या बता रहा है। क्यों बताना है? क्योंकि वंस अगेन बच्चा बैलेंस शीट बनाते हुए इन चीज़ों को लिखना भूल जाता है, तो फॉर प्रिकॉशनरी पर्पसेस हम अभी से इसको अपने पास लिख लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी, अच्छा, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? पहले पार्ट के बारे में। पहले पार्ट में हमें क्या कह रहा है भाई? पहले पार्ट में बोल रहे कैलकुलेट खालिद ओपनिंग कैपिटल एट 1 जनवरी 2014। तो भाई कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है जी, अगर हम अपने एसेट्स देखें तो साल के शुरू का कैपिटल मांगा है, तो ये रहे साल के शुरू के बैलेंसेस। मोटर व्हीकल आपके लिए एक नॉन करंट एसेट होता है, ठीक है, लेकिन अभी कॉस्ट पे दिया हुआ है और उसी के साथ साथ उसकी प्रोविजन दी हुई है, तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं? इन दोनों को हम आपस में लेस कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी मोटर मोटर व्हीकल। ठीक है, मोटर व्हीकल को कैसे लिखूँ मैं? 38400 -12600, इन दोनों को मैं आपस में क्या कर रहा हूँ? लेस कर रहा हूँ। ठीक है, 38400 माइनस 12600, ये आ गया मेरे पास कितना? 25800। इसी तरह दूसरा एसेट अगर मैं आऊँ तो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स दिया हुआ है और उसकी प्रोविजन दी हुई है, इन दोनों को भी मुझे लेस करके लिखना है, क्योंकि एसेट्स के कॉलम में मुझे नेट बुक वैल्यू लिखनी है, क्योंकि बैलेंस शीट में भी नेट बुक वैल्यू जाती है, तो एसेट्स में भी नेट बुक वैल्यू डालेंगे आप लोग। 41940 -22680, इसको मैंने लेस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आ गया। क्या आ गया? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आ गया मेरे पास। ठीक है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की वैल्यू बोलूँ तो ये कितनी आ जाएगी? 19260, 19260 आ गई मेरे पास वैल्यू।
इसी तरह तीसरी चीज़ पे आते हैं, ये दोनों चीज़ें तो हमने कर ली, मोटर व्हीकल हो गया, फिक्सर फिटिंग हो गया। अब आ जाए ट्रेड रिसीबल। ट्रेड रिसीबल्स ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, आपके लिए एसेट होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, ट्रेड रिसीबल्स लिख दिए, कितने हैं ट्रेड रिसीबल 26610। उसके बाद ट्रेड रिसीबल्स के बाद आ गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमें पता है जी क्या होता है, ट्रेड पेबल एक लायबिलिटी होता है, तो ट्रेड पेबल की वैल्यू कितनी है 19920। ठीक है जी, ट्रेड पेबल हमें पता है लायबिलिटी होता है। इसी तरह इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारे को पता है क्या होती है, एसेट होती है। इन्वेंट्री को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना 33500। इन्वेंट्री एसेट है। प्रीपेमेंट ऑफ 2 months प्रॉपर्टी रेंटल, प्रीपेड एक्सपेंस है ये, क्योंकि ये रेंट खर्चा होता है और रेंट को आपने क्या कर दिया, प्रीपे कर दिया है। तो अगर आपको बैलेंस शीट याद है, तो आपको चीज़ें याद हैं सारी, तो आपको पता होना चाहिए प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एक एसेट होता है। ठीक है, प्रीपेड रेंट कितना है जी, ये 3750 है ये। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड, ये एक एक्सपेंस है। अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है आपके लिए, करंट लायबिलिटी होती है, तो ये भी लायबिलिटीज में आ जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड कितने की वैल्यू है जी, 410 की वैल्यू है। और लास्टली आपके पास कैश इन हैंड आ गया। कैश हमेशा आपके लिए एसेट होता है, कितने की वैल्यू है 360। अब बच्चा जो है ना, वो सिर्फ इनकी कैलकुलेशंस करता है। ठीक है, वो बोलता हाँ भाई मैंने सारे एसेट्स लिख लिए, सारी लाइबिलिटीज लिख ली। गलत, बच्चे ये गलतियां करते हैं। जब मैं पेपर दे रहा था, जब मैंने इसको पहली दफ़ा सवाल को अटेम्प्ट किया था, मैंने भी ये गलती की थी। भाई अभी मैंने अपने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मैंने इनिशियली, बच्चे जो हैं बैंक का बैलेंस लिखना भूल जाते हैं, बच्चे बैंक का बैलेंस लिखना भूल जाते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि भाइयों, जब बैंक अकाउंट बना रहे, बैंक अकाउंट को गो थ्रू करो, तो उसका ओपनिंग बैलेंस देखा करो, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। भाई 1 जनवरी यानी साल के शुरू में वो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट एसेट, क्योंकि साल के शुरू का ही बैलेंस मांगा हुआ है, कैपिटल मांगा हुआ है। तो मुझे पता है साल के शुरू में मेरा बैंक भी था, जो मेरे लिए क्या था, एसेट था। कितना, 4110। इसको ऐड कर दूंगा और इसको ऐड कर दूंगा, इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, मैं लेस कर दूंगा। ठीक है जी, अब मैं इसको कैसे निकालूं, इनको टोटल्स कर लेते हैं। 25800 प्लस 19260 प्लस 26610 प्लस 33500 प्लस 3750 प्लस 6360 प्लस 4110। मेरे पास एसेट्स का टोटल मेरे ख्याल से कितना आ रहा है 11390। इनको ऐड करते हैं, 19920 प्लस 410, ये मेरे पास आ रहा है कितना, 20330। इन दोनों को आपस में क्या कर दें, कैपिटल निकालने के लिए क्या करें, इनको आपस में 11330 माइनस 20330, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा माइनस 11330। तो मेरे पास कैपिटल की वैल्यू आ गई कितनी, 93060। ये मैंने अपना क्या निकाल लिया, कैपिटल निकाल लिया। ठीक है जी, आसान चीज़ थी ये, तो 5 मार्क्स आसान के थे, आसानी के थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है भाई, फॉर द ईयर एंड डेट क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दे दी उसने हमें। ठीक है, और क्या बता दिया उसने, ट्रेड पेबल्स एट 31 दिसंबर। एट 31 दिसंबर बोले तो किसकी बात कर रहा है, क्लोजिंग की बात कर रहा है। ठीक है, वो अपने पास किस चीज़ की बात कर रहा है, क्लोजिंग की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, ट्रेड पेबल्स क्लोजिंग दे दी, और उसने काम की बात हमें क्या दे दी, ऑल सेल्स आर मेड एट 30% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये अब इसके अंदर थोड़ा सा रेशियो का वो आ गया, रेशियो वाली बात कर दी। ठीक है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, आगे जाके इस लाइन को देखते हैं। पहला पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी सेल्स रेवेन्यू निकाल के दे दो। तो सेल्स रेवेन्यू कैसे निकलता है जी, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैसे निकलता था जी, हमारे पास सेल्स रेवेन्यू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी, तो अगर हम अपना सवाल देखें, तो उसने हमें पहले से ये चीज़ें दे दी। कैश सेल्स दे दी 15180। ठीक है, प्लस क्रेडिट सेल कितनी है 193,400। 193,400 15180, इन दोनों को आपस में ऐड कर दे तो क्या आ जाएगी आपके पास, टोटल सेल्स आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपके पास 208,580। ये आपके पास क्या आ गई, टोटल सेल्स आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई आपके पास, टोटल सेल्स आ गई। इसी तरह परचेजेस के बारे में बात करते हैं।
परचेजेस भी कैसे निकलती हैं, कैश प्लस क्रेडिट, क्योंकि सवाल में कैश परचेजेस नहीं है तो हमें क्या निकालनी पड़ेंगी, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, ट्रेड पेबल या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा जी, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बनता है, मुझे पता है इसका बैलेंस बीडी इधर आता है, मुझे पता है इसका बैलेंस सीडी यहाँ पे आता है। तो बैलेंस सीडी तो उसने मुझे दे दिया 21590, ठीक है। और बैलेंस बीडी हम अपने सवाल में देखेंगे। ये रहा ट्रेड पेबल, इसका बैलेंस बीडी देख सकते हो, साल के शुरू का बैलेंस 19920, तो मैं कितना लिखूंगा 19920, ठीक है जी। अब अपना मुझे सिर्फ फॉर्मेट याद होना चाहिए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का, ठीक है। फॉर्मेट याद है तो मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे फॉर्मेट में पता है क्या आती है, पेमेंट्स आती हैं। तो पेमेंट्स यहाँ पे देख सकता हूँ मैं 134750, ये सिंपली एक फॉर्मेट है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का। अगर आपको कंट्रोल अकाउंट्स का टॉपिक याद है, अगर फॉर्मेट याद है तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मुझे अपने फॉर्मेट के मुताबिक याद है कि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट्स में पेमेंट्स आती हैं, तो वो मैं अपने बैंक अकाउंट से देखूंगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि पैसा जा रहा होगा। तो मैं देख सकता हूँ पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर 134750। तो फॉर्मेट के मुताबिक वो कौन सी साइड पे आते हैं, डेबिट साइड पे आती हैं पेमेंट्स, ठीक है जी। कहाँ पे आती हैं, डेबिट साइड पर आती हैं पेमेंट्स, आती हैं डेबिट साइड पे। कितने की पेमेंट थी जी हमारे पास पेमेंट थी 134750 की पेमेंट थी, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दें और यहाँ पे देखते कितना आ रहा है, 134750 प्लस 21590, ये आपके पास आ गया 156 156 340 इसको लेस कर दे तो आपके पास क्या आ जाएंगी, क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी, ठीक है। क्या चीज़ आ जाएगी, क्रेडिट परचेजेस -19920, ठीक है जी। ये भी हो गया अपने पास 136420, 136420 ऐसे निकलनी है आपके पास परचेजेस, ठीक है जी। ये सिंपली मैंने क्या करा, कोई रॉकेट साइंस नहीं करी, कोई आउट ऑफ कॉन्सेप्ट चीज़ नहीं करी, मैंने सिंपली फॉर्मेट फॉलो करा है किसका, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का, क्योंकि इस टॉपिक में सेल्स और परचेजेस ऐसे ही निकलती हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोल रहा है जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2014, यानी साल के एंड की क्या मांग रहा है वो, इन्वेंट्री मांग रहा है, ठीक है। तो जब भी एक एडवाइस है, ठीक है, एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं सिर्फ, अगर सवाल में कोई ऐसा प्रॉफिट का मार्जिन दे दे ना, या कोई परसेंटेज दे दे किसी रेशियो की, तो समझ जाइएगा आप लोगों को रिवर्स वर्किंग जाना पड़ेगा। क्या मतलब मेरी इस बात का, यानी ये देखें, अगर हम अपने सवाल में देखें, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे, क्लोजिंग बैलेंसेस सवाल ने हमें नहीं दिए हुए थे, तो इस वजह से वो हमसे मांग ही क्या रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मांग है। कैसे निकलेगी अभी बताता हूँ मैं। उसने काम की बात दी है, ये किसी वजह से लिखी है। अकाउंट्स के पेपर में हमेशा एक चीज़ याद रखेगा, वो कोई भी फालतू बात कभी कभी लिख के देता है, लेकिन अगर आउट ऑफ या कोई ऐसी बात देख लेना आप लोग कि हाँ भाई ये इसका कोई काम हो सकता है, ठीक है, तो उसका यूजेज आगे जाके आता है। तो भाई ये किसी बगैर उसकी वजह की नहीं दी हुई, किसी वजह से ये सेंटेंस लिखा है, तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ढूंढते ही नहीं है, वो कोशिश ही नहीं करते इन्वेंटरी को निकालने की। तो प्लीज़ इसका इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। सोचें कि ये लाइन क्यों लिखी हुई है, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई मेरे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मेरे इनकम स्टेटमेंट का अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट तक देखूं तो मैं क्या करता हूं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो मेरे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। मेरे पास सवाल से या मैंने अपनी वर्किंग से क्या निकाल ली थी, सेल्स यहाँ से मैंने निकाल ली कितनी, 208580। मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। क्या मतलब मेरी इस बात का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालता हूँ अगर मैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अगर मैं अपने सवाल में देखूं, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, किधर है ओपनिंग इन्वेंट्री,
ओपनिंग बैलेंसेस, ये रही इन्वेंट्री कितनी, 33,500, 33,500। परचेजेस दी भी नहीं थी, हमने निकालनी थी दूसरे पार्ट में, कितनी, 136,420, 136,420। क्लोजिंग ही तो नहीं है, क्लोजिंग ही तो मांग रहा है, क्लोजिंग कैसे निकालें? तो भाइयों हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, या सॉरी ये चीज़ दी हुई है, ऑल सेल्स आर मेड एट 30% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो जिसने रेशियोज पढ़ा हुआ है उसको एक बात पता नहीं चाहिए कि भाई रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, रेशियो का रेशियोज का एक फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट वाला। कौन सा वाला? ग्रॉस प्रॉफिट वाला, जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू परसेंटेज। इसी फॉर्मूला में मैं अपनी वैल्यूज डालूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे नहीं पता तो एक्स, सेल्स मुझे पता है कितनी है 20,8580, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू कितना परसेंट दे रहा था सवाल में, 30% दे रहा था, ठीक है 30% दे रहा था। तो मैं इसको आगे पीछे करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 20,8580 मल्टीप्लाई बाय 30%। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 625 62574 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62574। तो मेरे पास अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 62574, तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ लेस हो रहा है, मैं इक्वेशन के साइड पे लेऊंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट लेस हो जाएगा, इन दोनों को आपस में लेस करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस 208580। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया कितना, 146,006 मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो मैं अब क्या निकाल सकता हूँ, अपनी इन्वेंट्री निकाल सकता हूँ। कैसे? इक्वेशन के इस साइड पे मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 146,006, 146,006 आ गया। क्लोजिंग एक्स है ना, नहीं पता, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए क्या करूँगा, एक्स को इधर ले आया और इसको यहाँ पे ले आया, तो 335,000 प्लस 136,420 माइनस 146,006, 146,006, इनको आपस में सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x जो कि क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है क्या है ये क्लोजिंग, ठीक है जी। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आएगा मेरे पास, 335,000 प्लस 136,420 माइनस 146,006, ये मेरे पास आ गया 23914 आ गई मेरे पास इन्वेंट्री, सही है जी 23914। आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, सेल्स रेवेन्यू निकाल लिया, ठीक है जी कैसे करनी थी ये चीज़ें सारी। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है हमारे को, वो बोल रहा है जी बिफोर बैंकिंग इज रिसिप्ट फ्रॉम कैश सेल्स, यानी बैंक में पैसा डालने से पहले खालिद टुक $400 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल ड्राइंग्स। इसका मतलब हर महीने ड्राइंग्स करता था वो, कितने की, 400 की, यानी 4,800 की सिर्फ साहब जी क्या करते थे, ड्राइंग्स करते थे। The only other cash payment made during the year were for motor expenses. Cash in hand at 31 December was $460. वो कह रहा है जी प्रिपेयर द कैश अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड टू आइडेंटिफाई द कैश पेमेंट मेड फॉर द मोटर एक्सपेंसेस। वो सिंपली ना आपसे क्या मांग रहा है, कैश अकाउंट मांग रहा है, क्या मांग रहा है वो, कैश अकाउंट बना के दे दो उसको, ठीक है बनाते हैं कैश अकाउंट, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंपली पैसे का आना जाना, वो बैलेंसिंग फिगर से सिंपली आपसे ये मांग रहा है कि भाई पेमेंट कितनी करी मोटर एक्सपेंस की, सही है, तो सिंपली कोई घबराने वाली बात नहीं, सिर्फ एक अकाउंट बनाना है कैश अकाउंट, ठीक है जी। सिंपली पैसे का आना और पैसे का जाना हम लोग लिखते हैं पहले, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास खुद ही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ओपनिंग बैलेंस कैश का, ये रहा ओपनिंग बैलेंस 360 मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है। फिर मेरे पास पैसा आया कैसे, कैसे आया मेरे पास पैसा, मैं देख सकता हूँ मेरे पास पैसा आया कैश सेल से, पैसा आया कैसे, पैसा आया कैश सेल से। तो ये दो तरीके तो हो गए, मेरे पास पैसा आया है कैसे आया है जी, पहले तो बैलेंस बीडी पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है बैलेंस बीडी, और उसके बाद मैंने क्या करी है, कैश सेल्स करी है, ठीक है जी। तो मेरे पास इस तरीके से पैसा आया 360 ये, और कैश सेल्स कितने की करी, 15180।
अब मुझे ये चीज़ देखनी कि मेरे पास से पैसा गया कैसे। तो मैं देख सकता हूँ पहले तो ये ड्राइंग से ही पैसा चले गया, ठीक है। ये तो एक ड्राइंग से, क्योंकि ड्राइंग्स करेगा तो पैसा जा रहा होगा ना मेरे पास से 4800। उसके बाद मुझे एक चीज़ पता है, अगर मैं अपना बैंक अकाउंट देखूँ तो मैंने अपने बैंक अकाउंट में कैश सेल्स क्या करेंगे, बैंक करेंगे। और उसने खुद भी बताया हुआ है यहाँ पे, बिफोर बैंकिंग इज रिसिप्ट फ्रॉम कैश सेल्स, यानी जो भी कैश सेल ये हुई थी उसमें से एक तो ड्राइंग्स हो गई और बाकी उसने क्या कर दी, बैंक में डाल दी, ठीक है। तो बैंक में डाला होगा पैसा, तो हमारे पास से पैसा गया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया कितना पैसा डाला मैंने, 9675 पैसा डाला, ठीक है जी। सही है, ये चीज़ भी हो गई। और उसने हमें दे दिया कैश इन हैंड एट 31 दिसंबर वॉज 460, और उसने डायरेक्टली हमारे को क्या दे दिया, बैलेंस सीडी दे दिया। क्या चीज़ दे दी, बैलेंस सीडी। कितना दे दिया, 460 दे दिया, ठीक है। 460 उसने हमें क्या दे दिया, बैलेंस सीडी दे दिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसका टोटल्स करेंगे, ठीक है। इसका टोटल करें तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 155 15540, 15540, 15540, 15540, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर से अपने पास क्या निकाल लेना, मोटर एक्सपेंसेस। तो क्योंकि ये वाली डेबिट वाली साइड हैवी है, क्रेडिट वाली साइड कम है, तो बैलेंसिंग फिगर से आपने क्या निकाल लिया अपने पास, मोटर व्हीकल एक्सपेंस। मोटर व्हीकल एक्सपेंस जो आप इसको प्लस माइनस करेंगे इन तीनों को ऐड करके, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 605 आ जाएगा। यानी मोटर एक्सपेंस जो पे करा है कैश के थ्रू वो कितना करा है, 605 करे, ठीक है। इस सीडी को सिंपली क्या बना देना आप लोगों ने, बीडी, ठीक है जी। ये आ गया 460, ठीक है। ये भी आपने मार्क्स गेन कर लिए। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है वो। अब आ जाते हैं हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर, आ जाते हैं किस चीज़ पे, आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। तो पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है हमारे को, वो कह रहे हैं खालिद अलाउड अ डिस्काउंट टू क्रेडिट कस्टमर्स। ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाने नहीं है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, कि एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस है ये, ठीक है। अब आइए थोड़ी सी खतरनाक सी एंट्री, ठीक है जी। अब देखते हैं इसको हमने करना कैसे है। मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड एट 25% यूजिंग द आरबीएम मेथड। सही है जी, 25% लगा रहे हैं आप लोग, सही है। और क्या लगा रहे हैं, पॉलिसी क्या है, फुल ईयर इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज, फुल ईयर इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ सेल। यानी जिस साल कोई एसेट खरीदा है पूरे साल की लगा दें, और जिस साल किसी एसेट को बेचा उस एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएं, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर क्या करना हुआ, ड्यूरिंग द ईयर अ मोटर व्हीकल दैट हैड कॉस्ट $16,000 ऑन 1 जुलाई 2012। इसका मतलब एसेट खरीदा कब है, यानी इस साल एक एसेट को बेचा है और वो खरीदा कब था, 2012। बेचा तो नहीं है, यानी क्या किया है, वॉज ट्रेडेड इन फॉर $8,200। द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द न्यू व्हीकल वॉज पेड बाय चेक। क्या मतलब मेरी इस बात का, कैसे करें इस एडजस्टमेंट को। वो बोल रहा है जी आपने क्या करा है, आपने मोटर व्हीकल को 25% डेप्रिशिएट करा आरबीएम, फुल ईयर इन द ईयर ऑफ परचेज और नन इन द ईयर ऑफ सेल, इसकी पॉलिसी है। और क्या करा है आपने, एक मोटर व्हीकल थी जिसकी कॉस्ट 16,000 थी, वो आपने ट्रेड इन कर दी कितने की, 8,200 की। एंड द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस फॉर द न्यू व्हीकल वॉज पेड बाय चेक, ठीक है जी। हाँ जी, अब करते हैं इस एंट्री को हम लोग सॉल्व। इधर मैंने लिखा क्या चीज़, इधर मैंने लिखा डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन किसकी, ऑफ मोटर व्हीकल। सही है जी। मैं हमेशा एक वर्किंग लिखवाता हूँ इनकम स्टेटमेंट की। क्या वर्किंग होती है वो, टोटल एनबीवी। क्या वर्किंग है ये वर्किंग है टोटल एनबीवी माइनस डिस्पोजल एनबीवी इनटू परसेंटेज। एक ये हो गई। उसके बाद मैं हेडिंग डलवाता हूँ किसकी, परचेजेस की, कि परचेजेस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी है, ठीक है। परचेजेस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी है।
और उसके बाद तीसरी हेडिंग में डलवाता हूँ किसकी, डिस्पोजल की, कि जो एसेट मैंने बेचा है उस पर कितनी डेप्रिसिएशन कब, करंट ईयर। ठीक है, ये करंट ईयर है, करंट ईयर। और ये परचेजेस भी क्या है, करंट ईयर। ये करंट ईयर हो गया और ये भी करंट ईयर हो गया। ठीक है, ये तो तीन, ये वर्किंग है, सही है, किसकी, डेप्रिसिएशन की वर्किंग होती है ये। ठीक है जी, एक तो एसेट जो खरीदा उस पर डेप्रिसिएशन, और एक तो डिस्पोजल है जो उसकी डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, उसकी डेप्रिसिएशन मैंने अपने पास निकालनी है। सही है जी। अब सबसे पहले हम वंस अगेन अपने फॉर्मेट को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, टोटल एनबीवी, टोटल एनबीवी के अभी फिलहाल एसेट की एनबीवी कितनी है मोटर व्हीकल की। तो मैं अगर एनबीवी निकालना चाहूँ तो कॉस्ट दी हुई और प्रोविजन दी, इन दोनों को लेस कर दूंगा तो ये 25800 मेरे पास आया हुआ है। ठीक है जी, 25800 माइनस डिस्पोजल की एनबीवी निकालते हैं। डिस्पोजल की एनबीवी कैसे निकालें, अब हमें पता होना चाहिए हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या चल रहा है। हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 31 दिसंबर 2014 और एंड, हाँ 31 दिसंबर 2014 को एंड हो रहा है ना। ठीक है, अब पहली बात तो डिस्पोजल की एनबीवी चाहिए, यानी जो एसेट बेचा है आपने या जो भी एसेट है आपने दे दिया उसकी नेटबुक वैल्यू चाहिए। तो उसकी नेटबुक वैल्यू कौन सी वाली चाहिए कि भाई अभी फिलहाल उसकी नेटबुक वैल्यू कितनी है। तो मुझे एक बात पता है, मैंने इस एसेट को जुलाई में खरीदा हुआ, कैसे ये बताया हुआ, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड अ मोटर व्हीकल दैट एट कॉस्ट $16,000 ऑन 1 जुलाई वॉज ट्रेडेड इन फॉर $8,200। यानी आपने एक एसेट को पार्ट एक्सचेंज किया। तो पार्ट एक्सचेंज एसेट का मतलब आपने एसेट दे दिया, तो इस तरीके से समझे आपने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, एसेट को अपने पास से आपने निकाल दिया। तो भाई आपने अपने एसेट को कब खरीदा, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 2012 को आपने क्या किया, परचेज किया। तो हमें अकाउंटिंग पीरियड पता चल गया कौन सा है जी, 1 जनवरी 2012 और 31 दिसंबर 2012 में आपने इस एसेट को खरीदा है। और अगर मैं इसकी इनिशियली डेप्रिसिएशन लगाऊं तो 16,000 कॉस्ट थी जब खरीदा था, 16,000। अच्छा, अब वंस अगेन पॉलिसी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। तो इस एसेट को आपने खरीदा जुलाई में, यानी अकाउंटिंग ईयर के 6 महीने बाद खरीदा है। लेकिन पॉलिसी क्या कहती है, फुल ईयर इन द ईयर ऑफ परचेज। तो इस 16,000 पे 6 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं, कितने की लगेगी, पूरे साल की, क्योंकि पॉलिसी कह रही है जिस साल खरीदा है उस साल पूरा लगाओ। तो ये एसेट 12 में खरीदा था, 2012 में, तो 2012 पे इस पे पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन लगी थी। ठीक है जी, कितनी डेप्रिसिएशन लगी होगी, 25% डेप्रिसिएशन लगी होगी। कितनी लगी होगी, 25%। ठीक है, 16,000 का 25% करें तो ये आपके पास आ जाते 4,000। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अब इसकी एनबीवी निकलेगी कितनी, एनबीवी आ जाएगी इसकी कितनी, 12,000 आ जाएगी एनबीवी। ये हो गई एक वर्किंग। उसके बाद 12 में लगी डेप्रिसिएशन, तो और कब लगी होगी, 1 जन 2013, 31 दिसंबर 2013, एक साल एक और हो गया डेप्रिसिएशन का। लेकिन आरबीएम लगता है, आरबीएम लगता है किस पे, आरबीएम नेटबुक वैल्यू पे लगता है। तो नेटबुक वैल्यू आ गई, तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी, 12,000 पे। 12,000 इंटू 25%, कितना आ रहा है ये, 12,000 का 25% बनता है कितना, 3,000। तो एनबीवी कितनी आएगी, 9,000 आ गई। एनबीवी कितनी आ गई आपके, ओ हाँ 9,000 आ गई, 9,000 आ गई। इसी तरह, इसी तरह 1 जन 2014 और 31 दिसंबर 2014, यानी जो करंट ईयर चल रहा है इस पे डेप्रिसिएशन अगर लगाता मैं, तो किस पे लगाता, 9,000 वाली वैल्यू पे लगाता। ठीक है, किस पे लगाता, 9,000 वाली वैल्यू पे लगाता, यानी 9,000 पे परसेंटेज पे लगाता। एनबीवी मेरे को पता है साल के शुरू की कितनी है, ओपनिंग एनबीवी है, सॉरी ये कौन सी ओपनिंग एनबीवी, ओपनिंग पिछले साल की क्लोजिंग थी, इस साल की ओपनिंग एनबीवी है। ठीक है, अभी मैं इसकी वर्किंग नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा इसकी वर्किंग। अब मैं अब अपने फॉर्मेट को फॉलो करूंगा, सिंपली जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे फॉलो करूंगा,
टोटल एनबीवी माइनस डिस्पोजल की एनबीवी। ये डिस्पोजल एनबीवी कौन सी होती है? ये वाली जो हमने यहाँ पे निकाली है। ये जब मैं डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैंने डिटेल में ये सारी वर्किंग अपनी पढ़ाई हुई है, बताई हुई है कि ये वर्किंग क्या है या कैसे हुई हुई है, ये सब मैंने बताया हुआ है, तो वो वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, टोटल एनबीवी। अब मैं सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, सही है। टोटल एनबीवी कितनी थी सवाल में, या हमने निकाली हुई थी, कितनी निकाली थी, इन दोनों को आपस में लेस करके निकाली थी कितनी, 25800। तो इस वाली वर्किंग को फॉलो कर रहा हूँ मैं। 25800 माइनस ये डिस्पोजल की एनबीवी ये रही 9000 इंटू परसेंटेज जो कि कितना था, 25% था। सिर्फ फॉर्मेट फॉलो कर रहा मैंने, तो इसको कर लेते सॉल्व। 25800 माइनस 9000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये आपके पास आ गया कितना, 4200। उसके बाद परचेजेस की वर्किंग करते हैं। जो एसेट इस साल परचेज करा उस पर भी तो डेप्रिसिएशन लगी होगी ना, या नहीं लगी होगी? उस पर भी डेप्रिसिएशन लगी होगी, बिल्कुल। तो परचेज हुए हुए एसेट की डेप्रिसिएशन निकालने से पहले पहले हमें उसकी कॉस्ट चाहिए। ठीक है जी, कितने का ट्रेड इन हुआ, 8200 का। द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस फॉर द न्यू व्हीकल वॉज पेड बाय चेक। अब चेक कितने का दिया, ये कहाँ से देखे, बैंक अकाउंट से देखेंगे भाई। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। क्या चीज लिखी है, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। यानी आपने एक मोटर व्हीकल खरीदी है, सही है। मोटर व्हीकल आपने खरीदी है, कैसे खरीदी है, 8200 आपने एसिड ट्रेड कर दिया, 8200 का एसिड ट्रेड इन कर दिया, सही है। और बाकी आपने क्या करा, बैंक के थ्रू पैसे दिए। मैं इसको यहाँ पे वर्किंग दिखा देता हूँ। ट्रेडेड इन का मतलब ये है कि एक एसेट खरीदा है और उसकी पेमेंट कैसे अदा करी। पेमेंट ऐसे अदा करी, पुराने एसेट पड़ा हुआ था वो 8200 की वैल्यू पे दे दिया कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा 8200, मैं इसके बदले में एक एसेट दे रहा हूँ, ये एसेट रख लो, कितने का, 8200 का एसेट रख लो। और खुद ही बता रहा है द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस, और बाकी के पैसे उसने कैसे दिए, ऑफ द न्यू व्हीकल वॉज पेड बाय चेक। बाकी पैसे उसने चेक के थ्रू दिए। यानी जो एसेट खरीदा है उसके पैसे जो मैंने दे दिए 10,100, वो चेक के थ्रू दिए। तो परचेज ऑफ एसेट कैसे निकलेगा, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल 8200 प्लस 10100। ठीक है जी, ऐसे एसेट की वैल्यू निकलेगी। ऐसे एसेट की वैल्यू क्यों निकलेगी, क्योंकि आपने थोड़ा सा पार्ट एक्सचेंज करा है, सही है, और बाकी आपने बैंक के थ्रू पैसा दिए। तो एसेट की जो परचेज प्राइस है वो कितनी है, 18,300 है। ठीक है, 18,300। क्यों 18,300 आ रही है, मैंने बस समझा दिया। ये एसेट जो मैंने खरीदा है, पॉलिसी क्या थी, फुल ईयर थी, तो इस पर 25% लग जाएगी डेप्रिसिएशन। 18,300 का 25% निकालूं कितना आता है, 4575। ठीक है, अब मैंने एसेट को डिस्पोज किया हुआ है। डिस्पोज किए हुए एसेट की एनबीवी क्या थी, 9000 थी। इस पे डेप्रिसिएशन 25% लगेगी, नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, पॉलिसी बोल रही है ईयर ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन ने नहीं लगना। तो टोटल डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, इन दोनों को आपस में क्या कर दूं, ऐड कर देता हूँ। ये आ जाएगा 8775। ये डेप्रिसिएशन की सबसे मुश्किल इसके अंदर एडजस्टमेंट थी, इसके अलावा कुछ मुश्किल था नहीं इसके अंदर। और ये एडजस्टमेंट आपको कैसे करने आएगी, मैंने डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ाया हुआ है, उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ, लेकिन अभी इस सवाल में वो इम्प्लीमेंट हो रहा, तो इस तरीके से आपने ये डेप्रिसिएशन निकालनी थी अपने पास। ठीक है, अच्छा जी, डेप्रिसिएशन भी निकाल ली मैंने। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहा हूँ तो मुझे एक और चीज़ निकालनी पड़ती है, लॉस ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक है, मैंने अपने व्हीकल, मैंने जो व्हीकल पार्ट एक्सचेंज करी वो मेरे लिए डिस्पोजल है, तो उसकी एनबीवी कितनी थी, उसकी एनबीवी मेरे को पता है जी कितनी थी, 9000 थी। ठीक है, क्योंकि उसकी एसेट की वैल्यू कितनी थी, फिलहाल हमारे पास 9000। मैंने उसको पार्ट एक्सचेंज कितने का कर दिया, मैंने उसको पार्ट एक्सचेंज कर दिया 8200 की वैल्यू पे, ऐसा ही है ना। ये देखें 8000 है, किधर गया,
8,200 की वैल्यू पे पार्ट एक्सचेंज करा ना, तो मुझे 800 का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है जी, सही है। बाकी फिक्सर्स एंड फिटिंग्स आर डेप्रिशिएटेड एट 25% पर एनम यूजिंग द आरबीएम मेथड। देयर वर नो एडिशन और सेल, यानी फिक्सर एंड फिटिंग पे सिंपली परसेंटेज लग जाएगी। देयर वर नो अक्रूवल्स फॉर जनरल एक्सपेंसेस, कोई भी जनरल एक्सपेंस का कह रहा है अक्रूवल्स नहीं था साल के एंड में। प्रीपेड रेंट एट 31 दिसंबर 2014 वॉज 1875, यानी वो कह रहे हैं साल के एंड में प्रीपेड रेंट इतना था। ठीक है, अब सिंपली हम उसको क्या बना के दे देते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना के दे देते हैं। ठीक है जी। इस सवाल में सिर्फ मुश्किल चीज़ क्या थी, खतरनाक चीज़ क्या थी, ये मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन की वर्किंग। तो जिसने डेप्रिसिएशन जिसकी पक्की है वो ये वाला सवाल कर सकता था। तो डेप्रिसिएशन के लेक्चर्स आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है, बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। हम इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। भाई यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, सेल्स आ गई। ठीक है, लेस क्या चीज़ करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद क्या आ जाता है, ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद क्या आ जाती हैं, परचेजेस आ जाती हैं। उसके बाद क्या आ जाती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। उसके बाद क्या आ जाते हैं, एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, लेस क्या चीज़, एक्सपेंसेस आ गए आपके पास। ठीक है जी। अब पहले इनको फुलफिल कर लेते हैं, सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री सबको। सेल्स आपने सवाल में निकाली थी 208580। परचेजेस ये निकालिए 136420। अब क्योंकि ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकाल लिए, क्योंकि सवाल 16 मार्क्स का तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये सब है हमारे पास है। ओपनिंग इन्वेंट्री 33,500 यहाँ से हमने देख ली थी। ओपनिंग इन्वेंट्री 33,500। परचेजेस हमने इस पार्ट 2 में निकाला है। सही है। क्लोजिंग हमें यहाँ पे हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है 23914। अब मैं सिंपली अपने फॉर्मेट में क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ठीक है, सेल्स की वैल्यू कितनी थी, 2085 ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थी 33,500। परचेजेस की वैल्यू मैंने निकाली थी कितनी, 136420। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, 23914। इनको आपस में सॉल्व करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 146006। इसको लेस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 62574। ठीक है, हो गया ये। अब हम एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। एक्सपेंसेस के लिए मैं एक ट्रिक बताता होता हूँ सबको कि एक्सपेंसेस सारे अगर लिखना चाहते हो तो अपने पेमेंट्स वाला सेक्शन देख लिया करो। पेमेंट्स वाला सेक्शन देख के तुम लोगों को पता चल जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा पेमेंट्स क्या, एक्सपेंसेस क्या क्या थे। तो पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर एक्सपेंस नहीं होता, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता, प्रॉपर्टी रेंटल एक एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस एक एक्सपेंस है। परचेज ऑफ मोटर व्हीकल से अपने दिमाग में लेकर आ जाएं भाई क्या चीज़ किस बारे में बात कर रहा है वो। मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन, वेजेस एंड सैलरीज, मोटर एक्सपेंसेस। क्योंकि डेप्रिसिएशन है तो फिक्सर्स एंड फिटिंग्स की भी डेप्रिसिएशन है आपके पास। ठीक है, अब क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट सही तरीके से पढ़ी हुई है तो मेरे को याद है और क्या एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे एक्सपेंस है। मुझे पता है अभी फिक्सर एंड फिटिंग की डेप्रिसिएशन आनी है। ठीक है, और मुझे पता है मैंने अभी टी अकाउंट्स बनाने हैं, जनरल एक्सपेंस और रेंट के। खैर अभी मेंशन तो करते हैं एक्सपेंसेस किस किस के आने हैं आपके पास। सबसे पहला एक्सपेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड का अगर एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, ये 914 था, इसको एज इट इज़ देख के लिखा मैंने। फिर मेरे पास एक चीज़ आ गई, मोटर एक्सपेंस आ गया। क्या आ गया, मोटर एक्सपेंस। मोटर एक्सपेंस मुझे क्यों याद आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूँ पहले अपने बैंक अकाउंट में मोटर एक्सपेंस हैं, ये लिखे हुए 4890। लेकिन ये बैंक की पेमेंट है, उसने मेरे से सवाल में कैश पेमेंट भी निकलवाई थी। ठीक है जी, क्या चीज़ निकलवाई थी उसने मेरे से, कैश पेमेंट भी निकलवाई थी। तो ये बैलेंसिंग फिगर से हमने निकाला था 605। तो हमारे पास दो तरीके की पेमेंट है, एक बैंक के थ्रू है, कैश के थ्रू है। सही है जी। 4890 प्लस 605, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, कितना आएगा ये, 5495 आ जाएगा, 5495 आ जाएगा। उसके बाद मैं किस किस के एक्सपेंसेस लिखूंगा, प्रॉपर्टी रेंटल, और क्या लिखूंगा, जनरल एक्सपेंसेस।
इसकी मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। कैसे वर्किंग करें मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इधर आ जाएं। अपने पास दो टी अकाउंट्स बनाए। क्यों टी अकाउंट्स बनाने? क्योंकि इस एक्सपेंस की एडजस्टमेंट होनी है, क्योंकि इस एक्सपेंस की क्या होनी है, एडजस्टमेंट होनी है, रेंट की भी और जनरल एक्सपेंस की भी। सबसे पहले बनाते हैं रेंट का अकाउंट छोटा सा, ठीक है। भाई मैंने एक निमोनिक याद करवाया हुआ है सबको, पाप पी ए ए पी। प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस ओपनिंग, अक्रूड क्लोजिंग, प्रीपेड क्लोजिंग, ठीक है। जितना पे करा है वो इधर आ जाता है पेड, और आई एस वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। अब मुझे सिंपली इस फॉर्मेट में वैल्यूज डालनी है। हाँ भाई, ओपनिंग बैलेंस, प्रीपेमेंट ऑफ 2 months प्रॉपर्टी रेंटल, तो प्रीपेड ओपनिंग दी हुई है 3750। पेड कितना किया ये कहाँ से देखूंगा? बैलेंस शीट, ओ सॉरी, बैंक अकाउंट से देखूंगा। ये रहा प्रॉपर्टी रेंटल, क्योंकि पे करा है। ये मैं सिंपली फॉर्मेट्स फॉलो कर रहा हूँ, सही है। मैं कोई होशियारी हुत नहीं कर रहा, मैं फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ। अब पेड कितना किया? 20625, 20625, हाँ जी। और अगर मैं अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे याद है तो लिखा हुआ है प्रीपेड रेंट एट 31 दिसंबर। साल के एंड में क्या था? साल के एंड में 1875 था, तो प्रीपेड क्लोजिंग हो गया ना ये। प्रीपेड क्लोजिंग फॉर्मेट के मुताबिक कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? प्रीपेड सी डी बी डी, कितना आ रहा था ये? हाँ हाँ, प्रॉपर्टी रेंटल कितना आ रहा था मैं भूल गया, 1 मिनट। 1875, 18, मुझे क्या करना है, इसका टोटल करना है। 3750 प्लस 20625, ये आ जाएगा कितना? 24375, माइनस कर दूं 1875। रेंट की इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू आ गई 22,500, ठीक है जी। अब मुझे इसी तरह सिमिलरली कर अकाउंट किसका बनाना है? जनरल एक्सपेंस का बनाना है। किसका बनाना है? जनरल एक्सपेंस का। मेरे पास यहाँ जगह कम पड़ गई, इधर बना लेते हैं। जनरल एक्सपेंस का टी अकाउंट देख लेते हैं कैसे बनेगा। हाँ भाई, पाप पी ए ए पी, यहाँ पे आ जाता है पेड, इधर आ जाता है इनकम स्टेटमेंट। अगर मैं अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पढूं, अगर मैं अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पढूं, तो वो कह रहा है नो अक्रूवल्स। साल के एंड में कोई भी जनरल एक्सपेंस का अक्रूवल्स नहीं था हमारे पास, ठीक है जी। यानी साल के एंड में कोई भी जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड नहीं थे। यानी यानी ये जो फॉर्मेट है उसमें मुझे अक्रूड की क्लोजिंग अक्रूवल्स की वैल्यू नहीं लिखनी। लेकिन मुझे पता है साल के शुरू में अक्रूड ओपनिंग था 410, ये आ जाएगा। और पे कितना करा जनरल एक्सपेंस 66500, तो मैं अपने फॉर्मेट में वैल्यूज डालूंगा सिर्फ, ठीक है। पे करा 6650, अक्रूड ओपनिंग मेरे को दिया हुआ था सवाल में, कितना दिया हुआ था? 410 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 410। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ। उसने बोला अक्रूड क्लोजिंग नहीं था तो नहीं था, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। मुझे सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो करके क्या लिखनी है? अपनी वैल्यूज लिखनी है, वैल्यू निकालनी है आई एस वाली। 6650 माइनस 410, ये मेरे पास कितना आ गया? 6240 आ गया। तो जनरल एक्सपेंसेस आ गए 6240। ऐसे वर्किंग होनी थी इसकी, ठीक है। वंस अगेन मैंने कुछ भी होशियारी नहीं करी, ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। अच्छा रेंट हो गया, सही है। मोटर एक्सपेंस हो गया। वेजेस एंड सैलरीज है 26150, ये लिखनी है मुझे, ठीक है। और मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ? वेजेस एंड सैलरीज। प्रॉपर्टी रेंट मैंने कितना निकाल लिया था? 22,500। जनरल एक्सपेंसेस मैंने कितने निकाल लिए थे? 6240। वेजेस एंड सैलरीज में एज इट इज़ देख के लिख दूंगा कितनी? 26150, 26150 इतनी थी ना? 26150। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब मैं आ जाता हूं मोटर व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन पे। मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन मैंने इधर ऊपर वर्किंग करी है, ये वर्किंग करी हुई है, ठीक है। ये रही 8775,
775। और इसी तरह मुझे पता है लॉस ऑन क्या हो रहा था, लॉस ऑन डिस्पोजल हो रहा था, कितने का हो रहा था, 800 का हो रहा था। मुझे कैसे पता 800 का लॉस हो रहा था, मैंने नेटबुक वैल्यू निकाली थी 9000, पार्ट एक्सचेंज की वैल्यू 8200 की थी, तो 800 का मेरे पास क्या आ रहा था, लॉस आ रहा था। इसी तरह आखिरी चीज़ जो लिखने वाली रह गई वो रह गई मोटर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन। किसकी? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन। यार फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन हम लोग अपने पास कैसे निकालें, एक मिनट यार। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन हम अपने पास कैसे निकालें भाई? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आर डेप्रिशिएटेड एट 15% यूजिंग आरबीएम, नो एडिशन सेल्स। तो इसकी वर्किंग कैसे करेंगे? सिंपली कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, सिंपली इस पे नॉर्मल आरबीएम का मेथड लगा देंगे। वो कैसे होगा? इसकी एनबीवी की वजह सिर्फ परसेंटेज लगा देंगे हम लोग, सही है। किधर गया? ये हमें फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स दिया हुआ है, कॉस्ट और प्रोविजन, क्योंकि आरबीएम लगना है तो पहले तो नेटबुक वैल्यू निकलेगी 41940 माइनस 22680, इन दोनों को लेस करेंगे तो 19260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नेटबुक वैल्यू 19260 मल्टीप्लाई बाय कितना, 15% है ना शायद, 15%। ठीक है, 19260 मल्टीप्लाई बाय 0.15 ये आ गया 2889 आ गया, 2889 आ गया। तो ये डेप्रिसिएशन निकाल ली मैंने, सही है। अब इन सबको आपस में क्या करूँगा, ऐड करूँगा, सही है। तो मेरे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इन तीनों को ऐड कर, सबको ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आएगा? ओ, तो मेरे पास आ जाएगा ये 73763। ठीक है, इसका टोटल कर लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? लॉस आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है लॉस फॉर द ईयर? ठीक है, कितने का लॉस आ रहा है? 11189, 11189। आसान सवाल था ये, सही है। इसके अंदर वंस अगेन एक खतरनाक वर्किंग थी, सिर्फ किस चीज़ की? डेप्रिसिएशन की वर्किंग थी। ठीक है, वो डेप्रिसिएशन की वर्किंग ऐसे होनी है मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी सारा सवाल आसान था। ठीक है, कुछ सवाल अगर नहीं आए किसी को तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे होना था ये सवाल।